और उसी के जैसा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विस्कस फोर्स की। तो अगर विस्कस फोर्स आपको पढ़ना है, थोड़ा सा फ्रिक्शन का नॉलेज बढ़िया होना चाहिए आपको। अब जैसे हम ये कहें कि मान लो कोई लिक्विड है, या पहले फ्रिक्शन अच्छे से क्लियर है कि हम कंपेयर करें फ्रिक्शन की, कंपेयर कर लें थोड़ा सा। चलो अच्छा मान लेते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर कुछ ब्लॉक हैं, ऐसे कुछ ब्लॉक है मान लेते हैं, ये सरफेस स्मूथ है, यहाँ पर μ1 मान लो, यहाँ पर μ2 है और यहाँ पर μ3। अच्छा टॉप वाले सरफेस को अगर हम मान ले पहला ब्लॉक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पहले वाले ब्लॉक पर हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो क्या ये अकेले मूव करना चाहेगा या अपने साथ इसको भी लेके जाना चाहेगा? फ्रिक्शन नेचर वाइज कैसा होता है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हमेशा क्या करता है फ्रिक्शन? एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर बनाए रखना चाहता है, विरोध करता है, लेकिन किसका करता है? रिलेटिव मोशन का। तो मतलब कहने का कि दो सरफेस एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। तो ये जो सरफेस है पहला वाला, इसको आप मूव करवाना चाहते हैं तो ये नहीं चाहेगा कि दूसरा इससे अलग हो, ये इसके साथ जाना चाहेगा। अब बात अलग है कि जितने से दौड़ेगा उतने से ये दौड़ सकता है कि नहीं दौड़ सकता, डिपेंड करता है कि यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं। आरी भाषण में तो ये मान लेते हैं कि पहले वाले पर हमने फोर्स बहुत ज़्यादा लगा दिया तो ये अकेले मूव कर गया, बट अकेले मूव तब करता है जब यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो। कुछ फ्रिक्शन है तो ये भी इसके साथ चलना चाहेगा। अब ये साथ में चलना चाहा तो ये वाला भी इसको क्या करेगा? अपने साथ लेके जाना चाहेगा, ये इसको अपने साथ लेके जाना चाहेगा। इनके बीच भी फ्रिक्शन है तो ये भी क्या करेगा? इसको अपने साथ लेके जाना चाहेगा। तो सब यहाँ पर चलेंगे, लेकिन सबकी जो वेलोसिटी होगी, सबका एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। भाई चलाने की जो प्रॉपर्टी है, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा तब जब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम हो, साथ में सबका मास भी सेम होना चाहिए। तो एक बात यहाँ पर पता है कि मान लो इसका मास कम है, फिर ज़्यादा 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 ऐसे मास का इंक्रीमेंट हो रहा, तो इस पर फोर्स लगा, इसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम इसका होगा, फिर इससे कम इसका, फिर सबसे कम इसका हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मास इसका ही है। इमेजिन कर पा रहे बातों को? तो होगा क्या कि यहाँ पर ऐसा लग रहा कि यार ये जो ब्लॉक है पहला वाला ब्लॉक इसको चलाया, इसने इसको चलाया, इसने इसको चलाया, और ये ऐसा हो क्यों रहा? ताकि रिलेटिव मोशन इनके बीच कितना हो? जीरो हो। लेकिन रिलेटिव मोशन जीरो नहीं हो पा रहा, फिर भी ये एक दूसरे के साथ चलना चाह रहे हैं। मतलब रिलेटिव मोशन जीरो करने के लिए ये सभी ब्लॉक एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव करना चाह रहे हैं। आरी भाषण में तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है विस्कस फोर्स की। जैसे मान लेते कोई लिक्विड है, अब मान लो अपर सरफेस है, इस सरफेस पर आपने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, तो ये जो लेयर है ऊपर वाली ये आगे बढ़ना चाह रही है ड्यू टू विस्कस फोर्स, नीचे वाली लेयर भी इसके साथ जाना चाहेगी। बिल्कुल फ्रिक्शन जैसी बातें हैं। अगर ये ब्लॉक चलना चाहता है तो ये अपने साथ इसको भी लेके जाना चाह रहा, ये लेयर आगे जाना चाहती तो अपने साथ इस लेयर को भी आगे लेके जाना चाहेगी। लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ पर लगातार एक्सेलरेशन क्या घट रहा था, वैसे यहाँ पर वेलोसिटी की बात होगी। अगर मान लेते हैं टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी v1 है तो इससे नीचे वाले की वेलोसिटी थोड़ा कम होगी, ये v2 कह लो, फिर यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। फाइनली जो सबसे नीचे लेयर है उसकी जो वेलोसिटी होगी लगभग कितना हो जाती है? जीरो। जो लास्ट वाली लेयर होती है इसकी वेलोसिटी लगभग हो जाती है जीरो। ठीक है, तो ऐसा लग रहा कि वेलोसिटी लगातार यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। आरी भाषण में ये जो लेयर है आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, साथ में ये लेयर भी मूव करना चाहती है, तो इनके बीच क्या लग रहा होगा? एक विस्कस फोर्स। अब इस लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड की जो लेयर है, अब देखिए विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? क्या डेंसिटी इक्वल होता है? अच्छा हम ये कहें कि मान लो हमारे पास तीन तरह के मटेरियल है, तीन तरह के लिक्विड है। एक मान लो आपके पास वाटर है और शहद मान लो, फिर आप मान लो टूथपेस्ट है। इन तीनों में किस लिक्विड का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा?
सोचो विस्कोसिटी करना क्या चाहता है, विस्कोसिटी जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स ये चाहता है कि दो सरफेस एक दूसरे से अलग ना हो, वैसे ही विस्कस फोर्स भी क्या करना चाहेगा कि एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड ना करे। यही बात तुमने लिखा, रिलेटिव मोशन कंपोज करेगा बिटवीन टू लेयर्स, तो दो लेयर के बीच रिलेटिव मोशन ना हो, ये कह सकते हैं कि दो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करें। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए मान लो आपके पास एक डिस्क है, डिस्क मान लो हल्की सी कोई डिस्क है, एक वाटर का टैंक ले लो, वाटर पर उस डिस्क को आप ऐसे खींचो, फिर आप मान लो यहाँ पर एक शहद का एक भरा हुआ टैंकर है, शहद वाली वही डिस्क आप खींचो, कहाँ पर आप आसानी से खींच पाओगे, वाटर में, शहद में आप उसको नहीं खींच पाओगे। मतलब ऐसा क्यों हो रहा, यहाँ पे लेयर के बीच जो रिलेटिव मोशन हो रहा था उसको विरोध करने वाला कम था, उस शहद में रिलेटिव मोशन को विरोध करने वाला ज़्यादा है। मतलब विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, शहद की। विस्कोसिटी आप ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे मान लो हम वाटर लें, इमेजिन करो जैसे मान लो एक बॉटल है, इस बॉटल में पानी भरा है, बॉटल को हल्का सा टिल्ट करोगे तो यहाँ जो लिक्विड निकल के आएगा वो थोड़ा निकल के आएगा, ज़्यादा निकल के आएगा, थोड़ा निकल के आएगा भाई साहब। ईजिली लिक्विड वाटर निकलेगा। फिर आपके पास मान लो शहद का एक बॉटल है, शहद भी आप इसमें गिराओ, लेकिन शहद जब नीचे गिरेगी तो वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट आएगा नीचे, क्योंकि वहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स है शहद मॉलिक्यूल के बीच में वो ज़्यादा है। टूथपेस्ट की बात करो तो टूथपेस्ट जब निकल के आता है तो पूरा मुंह भर के निकल के आता है कि थोड़ा सा निकल के आता है, पूरा जितना उसका सरफेस एरिया सामने से उससे निकल के आता है। इमेजिन कर पा रहे हैं। लेकिन वाटर को आप जब ऐसे करेंगे तो वाटर पूरा मुंह भर के निकल के नहीं आएगा, उसमें से कुछ ऊपर सरफेस खाली रहता है। इमेजिन कर पा रहे हैं ना। तो विस्कोसिटी मतलब है कि यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तभी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, हम बात करें विस्कोसिटी की, कहीं ना कहीं ये सारे फोर्स क्या हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स से डिफाइंड हो रहे हैं। सरफेस टेंशन भी किसकी वजह जनरेट हुआ था, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, और विस्कोसिटी भी किसके जनरेट हो रही है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को अगर हम जानते हैं अच्छे से तो फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, या यूं कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन विस्कस फोर्स की बात करें तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड करता है। नहीं है बात समझे। तो चलिए ये बात हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अगर मान लो कैलकुलेट करना हुआ तो उसके लिए फार्मूला था म्यू इंटू एन। एन का मतलब क्या था, नॉर्मल रिएक्शन। अब बॉडी आप चाहे ऐसे रखो तब भी mg नॉर्मल होगा, ऐसे रखने पर भी नॉर्मल mg रहना। तो नॉर्मल क्या सरफेस एरिया पर डिपेंड किया, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड किया, नहीं डिपेंड किया। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। विस्कस फोर्स की बात करें, जैसे मान लो यहां पर आप थोड़ा नीचे गए, थोड़ा सा नीचे गए, ये मान लो जो लेंथ है इसको आप कह लो dy, लेंथ मान लेते हैं dy। बहुत कम डिफरेंस है तो आपने इसको dy कह लिया। अब इन लेयर के बीच में कुछ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, उस वेलोसिटी के डिफरेंस को हम कह लेते हैं dv। ठीक है। dy का मतलब क्या है, लेयर के बीच की डिस्टेंस, लेयर के बीच का डिस्टेंस, और उन लेयर की जो रिलेटिव वेलोसिटी बन रही है, चेंज इन वेलोसिटी बन रहा है, दैट इज dv। तो ये बात कहेंगे कि जो विस्कस फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस। पहला पॉइंट, एरिया ऑफ सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी थी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dv ओवर dy। निगेटिव साइन यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि आप नीचे चलोगे वेलोसिटी घटती चली जा रही। इमेजिन कर पा रहे बातों को। इनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो f बराबर बन जाता माइनस ईटा इंटू ए डी ओवर डी वाई। ईटा बड़े काम का है। ईटा क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या कहेंगे हम बताओ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv अपॉन dy, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, एक तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया है ना। अच्छा यूनिट की थोड़ा सा रुक जाओ, यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ ईटा क्या लिखोगे बोलो, पहला है SI, बताओ क्या लिखोगे, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर
ऊपर मीटर जाएगा और नीचे मीटर पर सेकंड आएगा। तो फाइनली क्या बनेगा बताओ? चलो पूरा लिख लेते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, बाई में एरिया नीचे आया होगा तो ये बन जाएगा क्या? अच्छा ये मीटर रहेगा, ऊपर मीटर रहेगा, नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर बाई में क्या लिखोगे आप? मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर मीटर खत्म हुआ तो क्या बन गया? न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। अच्छा न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है। अगर आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो न्यूटन भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, मीटर और सेकंड। तो बताओ न्यूटन को हम किलोग्राम, मीटर, सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड और बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर मीटर खत्म, सेकेंड से एक सेकेंड खत्म हुआ, तो एसआई यूनिट क्या निकल के आई यहाँ से? केजी बाई मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एम इंटू ए होता है मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा भी रुको, इसको कहा जाता है पॉइसोली। ये जो पूरा निकल के आता है, जैसे हम केजी बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था पॉइसोली नाम था, तो उन्हीं के नाम पर यूनिट पड़ गया पॉइस नहीं, पॉइस अलग अलग हो गया, ये पॉइसोली कहते हैं इसको, पॉइसोली, ठीक है। अच्छा दूसरा यहाँ पर है इनसीजियस। सीजीएस में इसको कहा जाता है पॉइज, पॉइसोली एसआई यूनिट, और पॉइज जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है। अगर हम ये कहें कि ये पॉइसोली एसआई है तो यहाँ पर केजी मीटर बाई सेकेंड है। सीजीएस में पहले आप इसको लिख लो, क्या लिखोगे? ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, इसको कहा जाता है पॉइज। अब आपको कन्वर्जन आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना आता है। अगर हम ये कहें कि एक पॉइस बराबर कितना पॉइसोली, या 1 पॉइसोली बराबर कितना पॉइस होगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 पॉइसोली इज इक्वल टू, ये होगा 10 पॉइस। ये डाटा आपको याद रखना है। बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ। नोट कर लिया इसको? नीट लेवल पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पे, और आरटी में भी खास कैलकुलेशन टफ नहीं होगा अगर आपको थोड़ा सा टॉर्क के बारे में पता है, थोड़ा सा आपको काइनेमेटिक्स के बारे में पता है, या थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ मोशन के बारे में पता है। सबसे बड़ी बात, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है बताओ? वेक्टर।
ये जो फोर्स का कैलकुलेशन है यहाँ पर आपको वेक्टर सम की बात कहीं पर भी नहीं करना है। बाकी जितने भी आप टॉपिक पढ़ोगे जहाँ पर फोर्स की बातें हो रही थी तो वहाँ पर वेक्टर एडिशन की बात होती थी। यहाँ पर वेक्टर एडिशन जैसा कुछ भी नहीं होना है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको एल्जेब्रिक सम की बात कर लेनी है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल हम करवा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, जैसे हम ये बात करें, टेम्परेचर का इफेक्ट हर जगह होता है ना। टेम्परेचर ही इकलौता है जो कि सबको चेंज करता है ना। तो अब जैसे हम ये कहें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। अच्छा बताओ बताओ जल्दी बताओ, विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों सेम चीज़ हैं क्या? आप लिक्विड को हीटअप करो तो डेंसिटी क्या होती है बताओ? कम होती है। और विस्कोसिटी भी क्या होगी भाई? लिक्विड ज़्यादा डेंस है तो हमने क्या बोला कि विस्कोसिटी ज़्यादा होने का मतलब कि लिक्विड जो है थोड़ा डेंस होगा। टूथपेस्ट याद रखो, टूथपेस्ट ज़्यादा डेंस है कि वाटर डेंस है? टूथपेस्ट ज़्यादा डेंस है। तो अगर वाटर को ही आप हीटअप करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब डेंसिटी घटेगी, और डेंसिटी घटने का मतलब कि वहाँ पर जो विस्कोसिटी वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। किसके लिए हमने बोला? लिक्विड के लिए। बट यहीं पर क्वेश्चन पूछा अगर मान लो गैस के लिए, तो गैस में उल्टा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड घटता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी ऑफ गैसेज बढ़ता है। ये बात लिख लो आप जल्दी से। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर viscosity of liquid decreases while viscosity of gases increases। लिख लिया? अब एक बढ़िया सी न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़ा सा इस पे। थोड़ा इसको स्टॉप करो यार, 1 मिनट रिसम स्टॉप करो। तो बना लिया फिगर। इसमें एक सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई आपके पास एक चैम्बर, जैसे ये मान लो एक सिलेंडर, मान लो जैसे ये आपके पास एक सिलेंडर है,
और इसमें आपने मान लो एक लिक्विड भर दिया, ठीक है, लिक्विड यहाँ पर भर दिया और इसको हम कहते हैं सॉफ्ट। यहाँ पर हमने इसको रखा और इसको एक मोटर रोटेट करती है। जैसे हम बात करें स्कूटी है या फिर मतलब कोई भी गाड़ी है तो वहाँ पर एक फ्यूल पड़ता है जिसको कहा जाता है मोबिल ऑयल। मोबिल ऑयल का पर्पज़ क्या होता है, जो स्टार्ट करते हैं जब आप बाइक तो वहाँ पर एक मोटर होती है, मोटर क्या करती है, रोटेट करवाती है ना। तो अंदर जो सॉफ्ट रोटेट कर रही है उसको कहीं ना कहीं फ्रिक्शन, अगर मान लो लिक्विड वहाँ पे नहीं है, पता चला कि वो स्लाइड तो कर रहा, मूव तो कर रहा, पता चला कि घिसते घिसते वो खत्म हो गया फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शन फोर्स कम करने के लिए यहाँ पर हम लिक्विड डाल दिए जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ईटा। हुआ क्या कि जैसे मोटर ऑन थी तो ये सॉफ्ट रोटेट कर रहा था, मोटर बंद किया तो क्या उसी टाइम पर सॉफ्ट रोटेट करना बंद कर देती है। भाई आप स्कूटी जब तक चला रहे हैं तब तक तो मोटर चल रही है, स्कूटी का आपने बटन मान लो बंद कर दिया तो क्या गाड़ी उसी टाइम पर रुक जाती है, थोड़ा सा दूर जाके रुकती है, नहीं है बात समझ। तो सॉफ्ट भी ऐसा यहाँ पर कि सॉफ्ट जो है जैसे मोटर बंद किया तो उस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सॉफ्ट इज ओमेगा नॉट। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है स्टॉप करते ही मोटर है ओमेगा नॉट। समझिए इस बात को। तो अब होगा क्या कि जो लिक्विड है, लिक्विड क्या करेगा, क्या सॉफ्ट के रोटेशन को कम करेगा बढ़ाएगा, कम करेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ओमेगा नॉट घट करके 0 हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर कई सारा बन जाता है, ये भी जेई लेवल का है, जेई में क्वेश्चन आया हुआ, इसमें कई पार्ट थे, हम एक साथ सबको डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अगर हम इस सॉफ्ट को जो चलाने वाली मोटर, इसको मोटर को हमने बंद कर दिया तो t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है ओमेगा नॉट है, कितने टाइम के बाद ये ओमेगा नॉट घट करके 0 हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सुनिए, कोई खास इसमें टफ चीज़ें नहीं है। या इसमें ये पूछ सकता है कितने टाइम बाद ओमेगा नॉट घट करके ओमेगा नॉट बाई 2 होगा, ये भी पूछ सकता है। भाई डायरेक्ट ओमेगा नॉट 0 तो आप पूछेंगे नहीं, बीच में ओमेगा नॉट बाई 2 भी तो आपको मिला होगा। तो ऐसे यहाँ पर कई सारे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि लिक्विड के द्वारा इस सॉफ्ट पर लगने वाला फोर्स कितना है। जैसे आपने मोटर बंद किया उस टाइम पे सॉफ्ट पर लगने वाला फोर्स, विस्कस फोर्स कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सारे क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है, अगर हम अंतिम तक जाएं तो फाइनली फोर्स की बात, टॉर्क की बात, अगर टॉर्क कैलकुलेट करना तो यहाँ पर किसकी बात करना पड़ेगा, फोर्स की। उसकी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होता है, टॉर्क होता है। अच्छा आप इमेजिन करो कि जो सॉफ्ट है जब रोटेट करेगा तो विस्कस फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा। विस्कस फोर्स हमेशा कहाँ पे लगता है, मोशन के अपोजिट, जहां पर मोशन हो रहा है उसके ठीक अपोजिट। इमेजिन करो कि सॉफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा, तो अगर सॉफ्ट ऐसे घूम रहा तो विस्कस फोर्स ऐसे लग रहा होगा। सॉफ्ट ऐसे घूम रहा तो उसके अपोजिट, हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं तो विस्कस फोर्स इसके ठीक अपोजिट, और उस फोर्स के द्वारा बन जाएगा टॉर्क। क्योंकि यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे टॉर्क की बात होना तय है। तो यहाँ पे एक टॉर्क आएगा, जो टॉर्क क्या करेगा, इसके रोटेशन को कम करेगा, और कम करते करते फाइनली कितना कर दिया, 0 कर दिया। अच्छा आप ये बताओ कि सॉफ्ट के ऊपर जो लेयर है लिक्विड की, क्या उसी लिक्विड के द्वारा विस्कस फोर्स बना होगा। सॉफ्ट के ऊपर जो लिक्विड का लेयर जम गया है वही लिक्विड की लेयर बनाएगी इस पर एक विस्कस फोर्स। अच्छा ये बताओ, ये बाहर वाला सिलेंडर रोटेट कर रहा है क्या, तो यहां पर जो लेयर ऑफ लिक्विड है उस लेयर की वेलोसिटी कितना लिखोगे, बोलो 0 होगी। जो लिक्विड की लेयर सॉफ्ट के ठीक ऊपर है उसकी वेलोसिटी कितना बनी होगी बताओ, क्या r1 इंटू ओमेगा बना होगा। किसी भी टाइम t की हम बात कर लें तो बन जाएगा r1 इंटू ओमेगा, v बराबर r इंटू ओमेगा होता है। ये वेलोसिटी मिल गई। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी कितना होगा बताओ। अगर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ा हमको तो फोर्स हम जानते हैं माइनस ईटा टाइम्स एरिया इंटू dv बाई dy, ये होता है। dv का मतलब क्या है, दो लेयर जो आपने ली है उनके बीच का वेलोसिटी डिफरेंस और उन्हीं लेंथ के बीच की दूरी हो गई है। तो अगर आप ये डिफरेंस कैलकुलेट करें कितना मिलेगा, r2 माइनस r1।
तो ये जो है डेल्टा वी है आपका और यही आपका वी है। तो फाइनली अगर हम डेल्टा वाई लिखना चाहें या डी वी लिखना चाहें, डी वाई लिखना चाहें तो कितना बन जाएगा बोलो, R2 माइनस R1। तो माइनस ईटा एरिया कितना बन जाएगा बताओ, कितने एरिया के लेयर विस्कस फोर्स बना रही है, 2 पाई R1 इंटू लेंथ। ये पूरा लेयर ही तो विस्कस फोर्स बनाएगी, तो लेंथ कितना है 2 पाई R इंटू एल। आई बात समझ में? तो एरिया कितना बन गया 2 पाई R1 इंटू एल। डी वी बना है R1 इंटू ओमेगा और डी वाई बना है R2 माइनस R1। ये फोर्स कैलकुलेट कर लिए, पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क बराबर क्या होता है बोलो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होगा बताओ, ये जो सेंटर है सॉलिड, ये एक सॉलिड सिलेंडर हो गया, सॉफ्ट का मतलब एक सॉलिड सिलेंडर, ये होगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स कहाँ पे लग रहा है बताओ, टेंजेंशियल लग रहा होगा फोर्स, ऐसा ही तो लग रहा फोर्स टेंजेंशियल है। तो ये फोर्स टेंजेंशियल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रेडियस बन गया, R1 बनेगा। अब ये टॉर्क क्या करेगा, रोटेशन को मेंटेन रखना चाहता है कि रोटेशन कम करना चाह रहा, कम करना चाह रहा। तो टॉर्क भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। अरे इसको आप निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव करने जा रहे हो, ये फोर्स निगेटिव है, टॉर्क भी निगेटिव आएगा। अब ये ना करना कि ये फोर्स निगेटिव वाला यहाँ पर पहले से निगेटिव और मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर लो, ऐसा नहीं करना आपको। तो माइनस ईटा 2 पाई R1 स्क्वायर बन जाएगा ये इंटू एल इंटू ओमेगा और बाई में R2 माइनस R1। और बस करना क्या है, इस फोर्स में आपको मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फाइनली रिस्टोरिंग टॉर्क जो बनेगा माइनस ईटा 2 पाई R1 क्यूब इंटू एल इंटू ओमेगा वाई में R2 माइनस R1। हमें एक बात पता है कि टॉर्क जो होता है वो I इंटू अल्फा के इक्वल होता है। टाउ बराबर क्या होता है, I इंटू अल्फा। इसको आप इक्वेट कर लो तो I अल्फा बराबर माइनस 2 पाई ईटा R1 क्यूब इंटू ओमेगा इंटू एल बाई R2 माइनस R1। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अगर सॉफ्ट का मास मान लेते हैं m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा m R1 स्क्वायर बाई 2। अल्फा बराबर क्या लिखोगे बोलो, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं क्या, एक्सलेशन डी वी बाई डी टी होता है और एंगुलर एक्सलेशन डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। तो माइनस 2 पाई ईटा R1 क्यूब ओमेगा एल बाई R2 माइनस R1। देखो कुछ खत्म हो सकता है क्या, बस यही खत्म होगा। अब देखिए बाकी सारा कुछ एक तरफ ले चलो, कूड़ा कूड़ा एक तरफ ले चलो। आप जो है ये जो ओमेगा है बाई में ले आओ और डी टी इधर ले जाओ, तो क्या लिखोगे बोलो, इसको आप इधर ले आओ तो आप ले सकते हैं 1 बाई ओमेगा इंटू डी ओमेगा बराबर माइनस का 4 पाई ईटा R1 और बोलो इंटू एल बाई में m इंटू R2 माइनस R1 और गुणा यहाँ पे आएगा dt। इसको इंटीग्रेट कर लो, ओमेगा नॉट से 0 कर लेते हैं या ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 कर लो अगर करना है आपको। चलो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 कर लेते हैं और इसको जो है आप 0 से t कर लो, ठीक है। बाकी कहानी हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, समझ जाओगे ना कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसको देखो, ये 1 बाई ओमेगा का इंटीग्रेशन ln ओमेगा बना होगा, लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 बन जाएगा। अब आप देखो ये सारा पैरामीटर क्या है, ये कांस्टेंट है, तो आप इसको c मान लो फॉर एग्जांपल। तो c इंटू टी मान लो, बार बार वो चीज़ हम नहीं लिखेंगे, तो c इंटू टी हो जाएगा। ये क्या लिखें डायरेक्ट बोलो, ln 2 लिखें क्या इसको, बट ये नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव यहाँ पर भी तो रहा और ये पॉजिटिव हो जाएगा बराबर c इंटू टी।
क्या टी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ln2 बाई सी, और सी का पैरामीटर वहाँ से पुट कर लो, यहाँ से टाइम निकल आएगा। अब आप देखो एक क्वेश्चन में रोटेशन भी आ गया, विस्कोसिटी का तो खैर फार्मूला यूज किया आपने, बाकी सारा कुछ काइनेमेटिक्स हमने सॉल्व किया है। अब आप इसको जल्दी से छाप लो। फोटो खींच लो भाई, इतना समय नहीं। ग्रुप में शेयर कर देना। नोट कर लिया इसको। अब विस्कोसिटी का ही एप्लीकेशन है स्टोक्स लॉ, और आप हेडिंग डाल लो उससे पहले टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी उसी में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हेडिंग डाल लो टर्मिनल वेलोसिटी। ब्रैकेट में है जो सिंबल इसका VT है, इसमें लिख लो इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय ए बॉडी, it is the maximum velocity attained by the body when its weight just balanced by the sum of buoyancy force and viscous force, sum of buoyancy force and viscous force। तो अच्छा, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा हो। काइनेमेटिक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा था रेन मैन प्रॉब्लम, बारिश और मैन की कहानी, छतरी वगैरह है ना, छाता कैसे लगाएं ताकि बारिश से हम लोग, है ना। अच्छा ये बताओ कि जब बूंद, हम बोलते थे कि बारिश की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, तो वो रफ्तार कांस्टेंट थी कि वेरिएबल थी? याद करो। हाँ, रिस्पेक्ट में होती है किसी न किसी के, लेकिन वो कांस्टेंट माना था कि वेरिएबल माना था? मतलब जैसे हम ये बात करें, मान ले मार्कर इसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया, तो इसकी रफ्तार लगातार बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जो बारिश ऊपर से आ रही थी आसमान से, उस पर भी तो ग्रेविटी लग रहा था। अब वो ग्रेविटी क्या करेगा? रफ्तार बढ़ाएगा। लेकिन आपने जो बारिश की बूंद है उसकी रफ्तार कौन सी सोची है? कांस्टेंट। और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को यहाँ पे कहा गया है टर्मिनल वेलोसिटी। नहीं है भाषण में? पहली बात, बूंद जो थी वो स्फेरिकल शेप में थी ड्यू टू सरफेस टेंशन। दूसरी बात, वो जो बूंद है किसी मीडियम में आ रही है, मीडियम वहाँ पर मान लो एयर है या फिर मान लो लिक्विड ही है, तो जो बूंद नीचे आ रही, इस पर क्या लग रहा होगा कि विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कहाँ लगता है? जहाँ पर मोशन होता है उसके अपोजिट। तो अगर बूंद नीचे आ रही, विस्कस फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर। और इन मीडियम बायंसी भी लग जाएगा, वेट नीचे खींच रहा, विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा, बायंसी भी ऊपर लग रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर बायंसी और विस्कस फोर्स मिल करके वेट को बैलेंस कर लेंगे। तो वहाँ पर फाइनली होगा क्या कि रफ्तार मैक्सिमम हो जाएगी और उस पॉइंट के बियॉन्ड रफ्तार अब नहीं बढ़ने वाली है। आप लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे हम एक मान लो एक बीकर है, ये पानी से लबालब भरा हुआ है, ये कौन से शब्द हो गए हैं? मतलब फुल भरा हुआ है, गांव में ऐसा बोलते हैं।
तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक गेंद ड्रॉप किया और ये गेंद मान लो डेंसिटी इसकी सिग्मा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, डेंसिटी ऑफ बॉडी मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो क्या ये डूबना चाहेगी? डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा, मतलब बॉडी लिक्विड में डूबना चाहेगी। अब जब ये बॉडी लिक्विड के अंदर आ रही होगी, आप ही बताओ कि सरफेस से पहले जस्ट बिफोर एंटरिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड ग्रेविटी इसको क्या करेगी? नीचे खींच रहा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब जब ये लिक्विड के अंदर आएगा तो बताओ क्या तब भी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? सोचो सोचो सोचो, वेलोसिटी तब तक बढ़ी जब तक ये एयर में था, लिक्विड के अंदर आए तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। यही तो हम जानना चाह रहे थे आपसे कि आप कंफ्यूज जरूर होंगे। वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, इसकी नहीं आई बात समझ में, वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी। इमेजिन करो, ये मान लो बॉडी यहाँ पर कहीं बैठ गई, अच्छा नीचे आते समय जब ये मान लो यहाँ पर मीडियम नहीं है, जब लिक्विड के अंदर आएगा तो यहाँ पर बायंसी भी है और यहाँ पर मान लो विस्कोसिटी भी कुछ बन रही है, तो जो बॉडी नीचे आ रही है इस पर विस्कस फोर्स कहाँ लग रहा होगा बताओ? ऊपर की तरफ। बायंसी कहाँ बन रही होगी? अपवर्ड। वेट कहाँ बन रहा होगा? डाउनवर्ड। अच्छा बताओ इस पूरे पैरामीटर में कौन से पैरामीटर अनचेंज रहेंगे? बायंसी और वेट, ये तो फिक्स हो गया। ये जो विस्कस फोर्स है, अब स्फेरिकल बॉडी के लिए विस्कस फोर्स बनता है -6 पाई ईटा इंटू आरबी, ये बन जाता है। अब आप बताओ विस्कस फोर्स किस बात पर डिपेंड किया है? वेलोसिटी पे। तो जब ये नीचे जाएगा तब भी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तो जस्ट एंटर करना शुरू किया ना। विस्कोसिटी कब आएगी? जब मीडियम के अंदर बॉडी होगी। इमेजिन कर पा रहे हो ना? तो मीडियम के अंदर जैसे एंटर किया तो उस टाइम पर इतना वेलोसिटी नहीं है कि दोनों मिल करके इसको बैलेंस कर लें। अच्छा एंटर करते समय बायंसी क्या वेट से ज़्यादा होगा? जस्ट एंटर करते समय बायंसी कम है कि वेट कम है? बायंसी ज़्यादा। तब बायंसी ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। पहली बात, एक बात आप नोट कर लो, बायंसी वेट के बराबर होगा या तो वेट से कम होगा। अगर फ्लोटिंग का केस हो तो बायंसी वेट के इक्वल, बट ये बॉडी क्या है डूब सकती है, तो यहाँ पर बायंसी वेट के इक्वल नहीं होगा। वेट यहाँ पर ज़्यादा, बायंसी कम है, तो अभी वेट नीचे खींची तो रहा होगा इसको, मतलब नीचे नेट फोर्स बन रहा होगा। नेट फोर्स नीचे बढ़ता जा रहा कि घट रहा? नहीं, नेट फोर्स तो वही रहा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट पैरामीटर कौन है? विस्कस फोर्स। तो ये फोर्स क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये दोनों एक ऐसी कंडीशन आएंगे जहाँ पर ये दोनों मिल करके इसको बैलेंस कर लेंगे। जहाँ पर ये कंडीशन आ गई वहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 है, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? मैक्सिमम। अब इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़नी है क्योंकि सब बैलेंस हो गए। नहीं बात समझ में? ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब बूंद आप पढ़ते हैं, जब कोई बारिश की बूंद आती थी नीचे, जो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था रिलेटिव मोशन में, तो वहाँ पर एक शब्द रहता था वेलोसिटी ऑफ रेन दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर, या ऐसे कुछ मतलब पैरामीटर दे देता है। तो वहाँ पर जो 3 किलोमीटर पर आवर या 3 मीटर पर सेकंड जो भी पैरामीटर लेगा डाटा, वो डाटा फिक्स होता है। और वो डाटा कौन सा सोचा था? टर्मिनल वेलोसिटी वाला। नहीं बात समझ में? तो टर्मिनल वेलोसिटी एक तरह से तब अटेंड होगी जब बॉडी पर लगने वाले बायंसी फोर्स और विस्कस फोर्स क्या हो? बैलेंस हो जाए वेट से। आई बात समझ में? तो अब ये नहीं कहना कि जब बॉडी लिक्विड के अंदर जा रही होगी तो यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम नहीं होना, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी? उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाना है। उसके बाद क्या होगी? वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब ये तो ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ये तो पहले से फिक्स हो गए थे। इमेजिन कर पा रहे बातों को? चलो आओ, इसको हम यूज करते हैं स्टोक्स लॉ में। स्टोक्स लॉ कुछ भी नहीं है, बस इसी की जो कहानी है फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया है।
चलो देखो यहाँ पे, ये मान लो कोई हमने एक ट्यूब ले ली और उस ट्यूब के अंदर हमने एक स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉल मान लेते हैं, इसको हमने जो है ड्रॉप किया है। तो अभी किसी टाइम पर मान लेते हैं नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स वेट होगा, वेलोसिटी मान लो इस बॉल के नीचे है, तो बायंसी फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर, और विस्कस फोर्स भी कहाँ लग रहा होगा? ऊपर। अगर टर्मिनल वेलोसिटी आपको लिखना है तो B प्लस एफ बराबर W लिखना पड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड किया जब बॉडी, तब वहाँ पे आप लिख सकते हैं B प्लस एफ बराबर W। B की जगह पर क्या लिखोगे बोलो? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी। विस्कस फोर्स बोलो क्या लिखोगे? 6 पाई ईटा RV। ये नेगेटिव साइन इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि ये मोशन के अपोजिट था, बट जब आप लिखने जाओगे यहाँ पर तो प्लस लिखोगे, अब है ना, मैग्नीट्यूड लिखोगे यहाँ पे। 6 पाई ईटा R इंटू VT लिख लें अब इसको। और W कितना होगा बोलो? वो डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। कुछ खत्म हो सकता है क्या? नहीं। इधर ले आओ इसको। अच्छा एक मिनट, हम इधर कर लेते हैं, निगेटिव आएगा फिर आंसर, ये तो कम रहेगा इससे, है ना। तो 6 पाई ईटा RVT सिग्मा माइनस रो इंटू VG, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम चेंज करो, वॉल्यूम बराबर क्या लिखोगे? 4/3 पाई R क्यूब, स्फेरिकल बॉडी है तो VT यहाँ से मिलेगा सिग्मा माइनस रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू G, और बाई में 6 पाई ईटा R। देखो R से एक R स्क्वायर खत्म, R खत्म हो जाएगा, है ना, और ये 2/9 हो जाएगा फाइनली, तो ये बन जाएगा 2/9 सिग्मा माइनस रो, पाई भी खत्म हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू G, और बाई में ईटा 6, सिर्फ ईटा बचेगा, है ना, सिर्फ ईटा बचेगा, है ना। तो ये फार्मूला है। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं चीज़ों को हम। सोचो, जैसे हम ये कहें कि मान लो यहाँ पर हमने जो बॉडी ली वो चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी मतलब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दो में से एक चार्ज हो सकता है, और यहाँ पर आपने मान लो फील्ड भी एग्जिस्ट करवा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा। बस करना क्या आपको? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब जितने भी फोर्स हैं वो सारे के सारे फोर्स आपस में ख़त्म कर लो। आई बात समझ में? तो ऐसा केस आएगा तो कर लेंगे आप लोग। छापो जल्दी इसको फिर। सत्रह ही होगा, 18 तो होगा नहीं। 10 4 14 और 3 17, 18 होगा क्या? 17 ही होगा। एक टॉपिक है वेलोसिटी प्रोफाइल, हालांकि ये कोई पढ़ाता नहीं है, फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं। फार्मूला है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, ऐसा आपने कभी देखा है?
बचपन में हम जब छोटे थे, छोटे सभी होते हैं बचपन में, है ना, तो हम लोग जो है उस टाइम पे हैंडपम्प नहीं होता था, तो हम लोग किसी को समरसेबल जैसे ट्यूबवेल होता था, है ना, तो उसके ट्यूबवेल पे हम लोग नहाने जाते थे। तो एक ये पाइप होता जिससे पानी निकल के आता था, और कई बार होता कि हमको बड़ा अचंभा फील होता कि यहाँ से पानी निकल के आ रहा, अगर रफ्तार हम महसूस करना चाहें तो हम लोग क्या करते, तो ऊपर से ऐसे इसको हल्का सा टच करते 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 ले जाते, और सबसे ज़्यादा जो लिक्विड की रफ्तार दिखती है वो ठीक सेंटर वाले के, यहाँ वाले की रफ्तार जो हमको दिखती लगभग 0 के बराबर दिखती, और ये जो ठीक नीचे है यहाँ वाले की रफ्तार लगभग 0 थी। रफ्तार 0 होने का सबसे बड़ा प्रमाण था कि यहाँ से लिक्विड जो है वो नीचे टपकता रहता था, ऐसा होता था। इमेजिन कर पा रहे हो ना। तो अब ऐसा लग रहा कि जो वेलोसिटी सेंटर से ऊपर घट रही है और सेंटर से नीचे भी घट रही है आरिवासन में। तो चलिए मान लेते हैं कि लिक्विड यहाँ पे ऐसे आ रहा, इस पाइप में जो प्रेशर का डिफरेंस है मान लो P है, जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है पाइप में वो P मान लेते हैं। अब इस एक्सिस से मान लेते हैं रेडियस ऑफ पाइप, पाइप की जो रेडियस है वो मान लो स्मॉल r है, और मान लो हमें सेंटर से y दूरी पर जो लेयर चल रही है उस लेयर की रफ्तार कैलकुलेट करना है, ये मान लो y, ठीक है, ये y मान लेते हैं। सबसे ज़्यादा रफ्तार किस लेयर की होगी, जो ठीक मिड से निकल रही है। जो वेलोसिटी यहाँ से निकल के आई थी कुछ यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं, और था यहाँ पे ये r² माइनस y², एक कांस्टेंट पैरामीटर हम मान लेते हैं। बाई में पूरा लिख लेते हैं, आप लोग सोचेंगे गुरुजी को आता नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रेशर बाई 4 ईटा L था, लेंथ भी मान लेते हैं इस ट्यूब का L दिया ऐसे, ठीक है, ऐसा फार्मूला निकल के आता है। तो लेंथ हम मान लेते हैं कांस्टेंट है, प्रेशर भी डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, ये जो r है स्मॉल r फिक्स है, ये r का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब है, रेडियस ऑफ पाइप है, और y यहाँ पर क्या है, एक तरह से वेरिएबल है। तो y हम सेंटर पे जाएंगे, मान लो एट सेंटर y इक्वल टू क्या लिखोगे 0, तो वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, मैक्सिमम कितना निकल के आएगा, P बाई 4 ईटा L r²। ऐसा ही फार्मूला आपको हमने पढ़ाया था ऑसिलेशन में। और ऑसिलेशन देखना हो तो YouTube पर आके देख सकते हैं। ये था a² माइनस y², बिल्कुल इसके जैसा ही, तो बस यहाँ पे रूट नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है ना। बनाओ जल्दी बनाओ इसको। तो ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। अब इसमें बचा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। अब फार्मूला हम भी लिखवाएंगे, तो किताब में फार्मूला दिया होगा, आप उसको याद कर लीजिए। अब ये बात है कि 2022 हमको नहीं पता था कि शायद उस पर भी क्वेश्चन आएगा। तो अभी कल जो बच्ची आती है एक और, उसने प्रीवियस ईयर दिखाया, तो उसमें जो है 9 नंबर पर 2022 में न्यूमेरिकल पूछा, न्यूमेरिकल नहीं फार्मूला पूछा था उन्होंने। छाप लिया इसको। तो बाकी हम लोग चाहें तो कल पढ़ें, या कोई टॉपिक रिवाइज करना तो टॉपिक रिवाइज करवा दें, या पढ़ना चाहो वो टॉपिक तो आज ही शुरू कर लें, बताओ।
उसमें बस ज़्यादा नहीं, यंग डबल्स, यंग मॉडुलस हो गया है ना, बल्क मॉडुलस हो गया है ना, तो वो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब जो हमने पढ़ा है इनका ही थोड़ा सा वहाँ पे रोल है। तो टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी। इसमें न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। तो हेडिंग डाल लो, नया चैप्टर है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को समझने के लिए आपको स्प्रिंग सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। स्प्रिंग को आप खींचें या कंप्रेस करो, दोनों कंडीशन में स्प्रिंग अपना शेप रीगेन करना चाहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा खींच दो। जैसे हम ये कहें कि मान लो कोई इंसान है जो कि बड़ा हम्बल नेचर का है, मतलब वो बहुत सीधा साधा है, उसको कोई भी गाली दे कुछ भी कहे वो शांत स्वभाव का है, लेकिन ये कब तक पॉसिबिलिटी होगी, जब तक एक लिमिट ना पहुंच जाए। लिमिट के बियॉन्ड भी उसके अंदर का जो सिंगम है वो भी जाग जाएगा, है ना। तो वैसे ही मतलब कोई इलास्टिक बॉडी है या कोई मान लेते हैं स्प्रिंग है, तो उसको आप खींचो, खींचने के बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो अपना शेप वो रीगेन करना चाहेंगे। तो मतलब कहने कि जब आप खींच रहे थे स्प्रिंग को तो स्प्रिंग शायद आपका विरोध कर रही थी। जब आप हटाओगे अपना फोर्स, आपने जो फोर्स लगाया उसको कहोगे डीफॉर्मिंग फोर्स, आप उसका जो शेप है उसको डीफॉर्म करना चाहते हैं तो उसका नाम होता है डीफॉर्मिंग फोर्स। जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो फाइनली बॉडी अपना शेप रीगेन करना चाहेगा, इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिसिटी। और जो बॉडी ऐसा बिहेवियर शो करती है इनको कहा था इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक मटेरियल्स, है ना। अब इसमें भी कई सारी कंडीशन आती हैं कि कहाँ तक आप खींच सकते हैं। आप खींचते चले गए तो फाइनली यहाँ पर उसमें एक्सपेंशन बढ़ता चला गया। एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर आप उसके बियॉन्ड फर्दर आपने फोर्स अप्लाई किया तो हो सकता है शेप रीगेन ना करें, या गेन करे भी तो मतलब कुछ ही पार्शियल गेन करें। तो एक ऐसी लिमिट आई जहां पर आपने फोर्स उसके बियॉन्ड अप्लाई किया तो बॉडी अपना शेप रीगेन करने में सक्षम नहीं है। उसके बियॉन्ड भी आपने फोर्स अप्लाई किया तो होगा क्या कि बॉडी में एक कंडीशन आ जाएगी रप्चर होने की, टूटने की। तो एक ही बॉडी में फोर्स लगाने पर कई सारी प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती हैं। एक इलास्टिक बिहेवियर होगा, एक प्लास्टिक बिहेवियर होगा और एक रप्चर्ड बिहेवियर होगा। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब कि जहाँ तक आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उससे पहले फोर्स अगर आपने अप्लाई किया तो बॉडी में शेप रीगेन करने की टेंडेंसी रहेगी। उसके बियॉन्ड आपने किया तो बॉडी शेप रीगेन नहीं करेगी, उसको प्लास्टिक बिहेवियर कहा जाता है। प्लास्टिक और इलास्टिक में अंतर होता है ना, प्लास्टिक को आप खींचो, खींच के छोड़े तो शेप रीगेन नहीं करता है ना। तो ऐसी मतलब यहाँ पर कुछ बातें हैं। और ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, सबकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। मान लो हम 2 मिनट किसी की बातें सुन सकते हैं, उसके बाद फिर एक्शन शुरू हो जाता है ना। किसी को मान लो 10 मिनट बाद सुनने की बात है, कोई 10 मिनट तक सुन सकता है कि यार भाई चलो ठीक है ख़त्म करो। तो सबका जो सहन करने की क्षमता है वो अलग अलग है। आ रही बात समझ में? तो हम सोच रहे हैं इसको कल ही पढ़ें हम लोग, है ना। नहीं फिर शुरू करने का मतलब फिर माहौल जब बन जाता है फिर लगता ख़त्म ही कर दो।